भैया आईबीएस में क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बता दो आईबीएस में क्या कर सकता हूँ? 1 ही महीना बचा है, प्लीज़ कुछ तो बता दो। आप कैसे प्रिपेयर किए थे भैया? आप वही बता दो, मैं वैसे प्रिपेयर कर लूँगा, प्लीज़ कुछ तो बता दो, 1 ही महीना बचा है, बता दो भैया। भैया मेरा आईबीएस की वजह से ग्रुप 2 क्लियर नहीं हो पा रहा है, वरना मैं तो कब का सीए बन गया होता। भैया ये आईबीएस क्या करूँ? कुछ तो बता दो आईबीएस के लिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका सिर्फ़ आईबीएस की वजह से पेपर अटक रहा है और आधे लोग तो क्लूलेस हैं कि आईबीएस के लिए करना क्या है? प्रिपेयर कैसे करना है? प्रेज़ेंट कैसे करना है? लिखना क्या है? पेपर में क्या करके आना है? कुछ नहीं पता बच्चों को। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या है आईबीएस? क्या पेपर पैटर्न है? कैसे उसको प्रिपेयर करना है? कैसे प्रेज़ेंट करके आना है एग्ज़ाम में? और सभी चीज़ें बात करेंगे हम आईबीएस से रिलेटेड। भले ही आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो, भले ही आप ग्रुप 2 स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है ताकि आप समझ सकें कि आईबीएस के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आईबीएस को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत एनालिसिस किए हैं, क्वेश्चन पेपर देखे, पास्ट ट्रेंड देखे, बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत सी मेहनत के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना पा रहा हूँ, तो मैं 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो डिज़र्व करता ही हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने उन्हीं दोस्तों को शेयर कर दें, जो आप चाहते हैं कि वो आईबीएस पार कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना सीए एग्ज़ाम जनवरी 26 में निकाला था और अगर हम बात करें जनवरी 26 की रिज़ल्ट्स की, तो देखिए जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ़ 9.76% पास हो पाए हैं और वहीं बोथ ग्रुप स्टूडेंट 10.97% पास हुए हैं। और अगर हम बात करें ग्रुप 1 की तो देखिए ग्रुप 1 का रिज़ल्ट कितना ज़्यादा अच्छा है, उसमें 21% पास हो पाए हैं। तो दोस्तों इतने ग्रुप 1 में इतना अच्छा परसेंट और ग्रुप 2 में इतने कम परसेंट क्यों आए हैं? क्योंकि दोस्तों ग्रुप 2 इस बार बहुत ही अजीब आया था। आईडीटी जो कि थोड़ा ईज़ी आता है, वो भी इस बार इतना ईज़ी नहीं आया था, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था। और अगर हम बात करें आईबीएस की, तो वो तो एक अलग ही लेवल का आया था, पता नहीं क्या आया था, लेकिन बहुत अलग लेवल का आया था। मैंने तो बहुत ही मुश्किल से उसको निकाला। तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आईबीएस का लेवल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आगे मैंने और भी एनालिसिस किए हैं, मैं आपको सब दिखाऊँगा। तो आपको बस ये माइंड में रखना है कि आईबीएस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईज़ी पेपर। आपको उसके लिए तैयारी अच्छे से करनी होगी ताकि आप उसको क्रैक कर सकें। तो अगर मैं बात करूँ अपने एनालिसिस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईबीएस का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों आईबीएस का जो पेपर पैटर्न है, उसमें हमको 5 केस स्टडी देखने मिलेंगी और ईच केस स्टडीज़ कैरीज़ 25 मार्क। 5 केस स्टडी रहेगी और हर केस स्टडी में 25-25 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल आपका पेपर हो गया 125 मार्क्स का। अब उस 125 मार्क्स में आपको 100 मार्क्स अटेंड करना है, यानी आपको 4 केस स्टडीज़ अटेंड करनी है और 1 केस स्टडी कोई सी छोड़नी है आपको। अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो हर केस स्टडी में 10 मार्क के एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके, 2-2 मार्क्स के 5 एमसीक्यू हो गए आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यू और जो बचे 15 मार्क्स वो डिस्क्रिप्टिव आते हैं। 5 मार्क के 3 क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो ऐसे करके 10 + 15 25 मार्क्स के आपके एक केस स्टडी हो गए। हर केस स्टडी में इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे करके आपके 125 मार्क्स हो गए और आपको कोई एक केस स्टडी छोड़नी है, तो आपको 100 मार्क्स अटेंड करना है। 4 घंटे का ये पेपर रहता है, 2 बजे से लेके 6 बजे तक का। तो इस 4 घंटे में आपको ये पेपर छोड़ना है। अब आप बोल रहे होंगे 4 घंटा तो बहुत भैया 4 घंटा ऐसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको 4 घंटा बहुत है लेकिन एग्ज़ाम टाइम में नहीं पता चलता कि कब चले गए 4 घंटे। तो 4 घंटा सोच के ज़्यादा ईज़ी में मत लेना है पेपर को, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपेयर करना है लेकिन ना माइंड में रखिए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईज़ी पेपर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ पास्ट ईयर के रिलेटेड तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आईबीएस पेपर है, वो 7 सब्जेक्ट मिला के आता है एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी और आपके एसपीओएम के 2 सब्जेक्ट जो कि हैं लॉ और एससीपीएम। तो ये 7 सब्जेक्ट मिला के आपका आईबीएस का पेपर बनता है। और अगर मैं मार्क्स वाइज़ वेटेज बात करूँ तो देखिए आपके जो ग्रुप 1 के हैं, वो हर अटेम्प्ट में 40 टू 50% के रेंज में आ रहे हैं। और वहीं मैं बात करूँ ग्रुप 2 की तो ग्रुप 2 गिर के 30% में आ गया है और एसपीओएम की बात करूँ तो वो पहले 20% का आ रहा था, अब बढ़ के वो 30% के में आ गया है। यानी अब एसपीओएम भी इम्पोर्टेंट हो गया है, आपको एसपीओएम को भी अच्छा इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा आईबीएस की प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चे एसपीओएम दिए हैं सेट ए और सेट बी ऑब्वियसली सभी दिए होंगे, तो जो बच्चे उसको ऐसे ही पीडीएफ वगैरह से किए हैं ना, अब वो बैकफायर करेगा उनको और उनको दिक्कत आएगी यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि और जो उस टाइम अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे, उनके लिए यहाँ पे बोनस हो गया। तो दोस्तों अगर आपके लिए एसपीओएम बचा हुआ है, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको एसपीओएम अच्छे से पढ़ के देना है। भले ही आप थोड़ा लेट दे दीजिए, लेकिन आपको एसपीओएम अच्छे से पढ़ के देना है। वो भले आप क्योंकि एसपीओएम भी अब कोई इतना ईज़ी आता नहीं है, एसपीओएम भी बहुत हार्ड हो गया है। तो आपको एसपीओएम निकालना है तो उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस उतनी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपका आईबीएस भी अच्छे से हो जाए। अगर मैं बात करूँ बोथ ग्रुप स्टूडेंट की, तो देखिए उनको ग्रुप 1 भी देना है प्लस ग्रुप 2 भी देना है। तो वो ग्रुप 1 प्रिपेयर करेंगे, तो उनका यहाँ पे 40% तो ऐसे ही प्रिपेयर हो गया आईबीएस के लिए।
और जो ग्रुप 2 वो लोग ग्रुप 2 भी करेंगे तो उनका 25 ऐसे ही प्रिपेयर हो गया। अब बचा बस ये 30%, उनको ये 30% एक्स्ट्रा करके जाना होगा और उनका आईबीएस के लिए हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे चैलेंज ये है, क्योंकि वो यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए करेंगे तो 20 से 30% होगा और एसपीओएम के लिए करेंगे तो 25 से 30% होगा। तो इसकी वजह से उनका 40 से 50% जो ग्रुप 1 वाला वेटेज है वो छूट रहा है। तो ग्रुप 2 स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ग्रुप 2 स्टूडेंट को ग्रुप 2 और एसपीओएम में फोकस तो देना ही चाहिए। प्लस अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स की, तो उसमें जैसे एफआर बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो उनको मेन एएफएम में फोकस करना चाहिए ग्रुप 1 के लिए और एफआर और ऑडिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके जाने चाहिए। एएफएम में क्यों फोकस करने को बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए एएफएम छोटा है, ईज़ी है। हर बच्चे ग्रुप 1 में एएफएम में सबसे ज़्यादा मार्क लेके आते हैं, तो एएफएम में वो जैसे-तैसे कर लेंगे मैं जानता हूँ। प्लस एएफएम का अगर मैं आपको वेटेज दिखाऊँ, तो देखिए एएफएम का वेटेज भी अच्छा है, यहाँ पे 12% था, यहाँ पे भी 13% और यहाँ पे भी 18%। मीन्स उसका वेट सब्जेक्ट जो क्वांटिटी है सब्जेक्ट की, मीन्स जो सब्जेक्ट का कोर्स है, सिलेबस है वो कम है। उसके मुकाबले उसका जो एग्ज़ाम में वेटेज आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। तो एएफएम में आप स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए आपको एएफएम को टारगेट करना चाहिए अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन वाइज़ एनालिसिस की, यानी केस स्टडी वाइज़ एनालिसिस की, तो देखिए ये है केस स्टडी 1 और इसके जो पास्ट अटेम्प्ट्स हैं, देखिए पहले 5 एमसीक्यू आते हैं, फिर 3 डिस्क्रिप्टिव आते हैं। और अगर मैं बात करूँ उसपे सब्जेक्ट कैसे-कैसे आते हैं, तो देखिए मैं सिर्फ जनवरी की बात करूँ, तो देखिए आपका जो पहला केस स्टडी है उसमें लॉ भी आ गया, ऑडिट भी आ गया, एएफएम भी आ गया, एफआर भी आ गया, आईडीटी भी आ गया, सब सब आ गए। मतलब हर केस स्टडी में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट कवर होगा। देखिए यहाँ पे भी आपका एससीपीएम, एफआर, एएफएम, लॉ, ऑडिट, यहाँ केस स्टडी 3 में भी आपका लॉ, एएफएम, लॉ, आईडीटी, डीटी, एससीपीएम, डीटी, एएफएम, फिर लॉ, डीटी, एससीपीएम, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एससी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एसपीओएम में मेरा 30% आएगा तो मैं 30% छोड़ देता हूँ, 125 से 30% काटने के बाद जो भी बचेगा मैं उसमें कर लूँगा, नहीं। देखिए हर केस स्टडी में मिक्स ऑफ क्वेश्चन्स आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को मिक्स किया जा रहा है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, आपको हर सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ तो करके जाना ही होगा, वरना आपका पर्टिकुलर केस स्टडी में अच्छा खासा वेटेज छूट जाएगा। अगर मैं इसके बाद बात करूँ कि हर सब्जेक्ट से कितने-कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देखिए इसमें जो लॉ वाला सब्जेक्ट है, इससे आपको डिस्क्रिप्टिव में एक ही क्वेश्चन मिलेगा। और लॉ वाला जो चीज़ है, जो लॉ सब्जेक्ट है, वो थोड़ा टेक्निकल रहता है क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन भी रहता है, प्लस लॉ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसीलिए अगर आप जो एसपीएम वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको ज़्यादा फोकस एससीपीएम में देना है। क्यों? क्योंकि देखिए एससीपीएम में 3 डिस्क्रिप्टिव है और एससीपीएम थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन्स आएँगे उसमें। तो अगर आप एससीपीएम अच्छे से करके जाएँगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एससीपीएम थोड़ा स्कोरिंग है एज़ कम्पेयर टू लॉ। लॉ में एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, डिस्क्रिप्टिव कम आते हैं और एमसीक्यू इतने टेक्निकल हैं कि जो आपके 5 कोर सब्जेक्ट हैं, उसके भी एमसीक्यू आपसे अच्छे से नहीं बनेंगे। इतने टेक्निकल आते हैं आईबीएस में एमसीक्यूज़। इसीलिए आप एससीपीएम में थोड़ा फोकस ज़्यादा डालिए, लॉ पे थोड़ा कम कीजिए। लॉ में जैसे आप 2 दिन दे रहे हैं, तो एससीपीएम में 3 से 4 दिन दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल भी अच्छे से सॉल्व करना है, प्लस उसके जो बाकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो भी आपको समझना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो देखिए आपको आईबीएस को अपना थर्ड सब्जेक्ट या एज़ अ सिक्स्थ सब्जेक्ट ट्रीट करना चाहिए। क्या मतलब है? लाइक अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट दे रहे हैं, तो आपके जो 5 कोर सब्जेक्ट है वो प्लस आईबीएस आपका छठा सब्जेक्ट होना चाहिए, सिर्फ छठा पेपर नहीं, वो आपका छठा सब्जेक्ट होना चाहिए। वैसे ही जो ग्रुप 2 स्टूडेंट्स हैं, वो आपका थर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, थर्ड पेपर नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आईबीएस आज के डेट में बहुत टफ आ रहा है और वही बच्चों को फेल कर रहा है। तो आपको आईबीएस को रिस्पेक्ट देके उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रॉपर डेज़ एलोकेट करके उसको। जैसे बाकी सब्जेक्ट को 15 दिन, 6 दिन दे रहे हैं, वैसे आपको इसको प्रॉपर डेज़ एलोकेट करने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आईबीएस को भी आप 15 दिन, 12 दिन, 6 दिन वैसा करो, नहीं। देखिए आईबीएस ओपन बुक एग्ज़ाम है, आपको उसमें कुछ लर्न नहीं करना है। लेकिन आईबीएस को आपको प्रिपेयर तो करना होगा, उसका भी एक पैटर्न है प्रिपेयर करने का, जो आपको करना ही होगा, वरना आपको आईबीएस दिक्कत देगा। आप आईबीएस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आईबीएस आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और वो आपको मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों आपको आईबीएस प्रिपेयर करना होगा अच्छे से और आपको उसे एज़ अ सिक्स्थ सब्जेक्ट या थर्ड सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है और आईबीएस को प्रिपेयर करना है। वही कुछ भी आपको याद नहीं करना है आईबीएस में, आपको बस आईबीएस समझना है और करना है। अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट हैं, तो आपके 5 कोर सब्जेक्ट तो हो ही रहे हैं, प्लस आपको बाकी लॉ एसपीएम वाले सब्जेक्ट जो है लॉ और एससीपीएम वो दोनों आपको करने हैं, उसमें भी आपको स्पेशल फोकस एससीपीएम में देना है। और अगर आप ग्रुप 2 स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी एसपीएम वाले सब्जेक्ट्स के लिए तो सेम रूल है, प्लस आपको जो ग्रुप 1 वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एएफएम में एक्स्ट्रा फोकस देना है। कुछ भी चीज़ आपको लर्न नहीं करना है, बस आपको समझना है, रिवीजन वीडियो चलाओ, पन्ने पलटो, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, कौन से टॉपिक में क्या बोल रहा है, आपको वो सब पता होना चाहिए। अगर
लॉ और एससीपीएम के लिए अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो एक ए टू जेड इंडेक्स करके भी आता है, वो मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखा, अब आपको कोई कीवर्ड दिखा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन बोला होगा, तो आपको कुछ भी कीवर्ड दिखा और अगर आपको हल्का सा भी याद नहीं आया, तो आप वो इंडेक्स में ढूँढ सकते हैं, आपको वो इंडेक्स में ज़रूर मिल जाएगा। फिर आप वो इंडेक्स के थ्रू आंसर लिख सकते हैं। तो आपको ऐसा ही करना है और आपको प्रिपेयर करते वक़्त क्या ध्यान देना है, आपको 4 घंटे का बैठ के एक मॉक लिखना है। अब मॉक कहाँ से लिखें? तो दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप सितंबर का पेपर या जैन का पेपर उठा के लिख लो। देखो बहुत टफ है तो उसमें हो सकता है कि आपके मार्क्स बहुत कम आएँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके एग्ज़ाम में भी उस लेवल का पेपर आ सकता है क्योंकि वो आईसीएआई के पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन हैं। तो आपको उसमें कोशिश करना है कि 60 मार्क्स ले आएँ आप। इस बार अगर मैं बात करूँ जनवरी पेपर की तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स शायद 67 या 70 समथिंग गया है, जो कि बहुत टफ लेवल का पेपर था उसमें। तो अगर मैं बात करूँ आईबीएस की, तो आपको जनवरी का पेपर देना चाहिए या सितंबर का पेपर दे देना चाहिए। प्लस आपको हर दिन एक-एक केस स्टडी सॉल्व करना चाहिए। अब जब आप डेली सॉल्व करेंगे उसमें आपको लिख के नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि आप आंसर ढूँढ पा रहे हो कि नहीं और जब आप मॉक देंगे, तो मॉक आप प्रॉपर 4 घंटे बैठ के देंगे जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेन लेके, पानी लेके, सब। देखिए 4 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक बार तो बैठना पड़ेगा वरना आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाएँगे। और जब आप मॉक देंगे तो वैसे ही बुक्स रखिएगा जैसे आप एग्ज़ाम में रखने वाले हैं, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको कैसे बुक सजाना है, कहाँ पे क्या बुक रखना है, सब बुक लेके बैठना है। एग्ज़ाम में भी जब आप जाएँगे तो मैं बोलूँगा आप सारे मटेरियल कैरी करके लेके जाइए। भले ही आपको काम ना आए चलेगा, लेकिन अगर काम आ सकता था और आपके पास वो मटेरियल अनअवेलेबल हुआ, तो वो बहुत दिक्कत देगा। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगा कि आप वो मटेरियल लेके जाइए, आपको बहुत काम आएगा। जब आप लॉ और एससीपीएम की प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तो आपको लॉ और एससीपीएम जब आप पढ़ेंगे, तो प्लस आपको साथ में जो उसके पीछे के टीवाई के क्वेश्चन्स वगैरह रहते हैं ना एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, वो आपको सॉल्व करने हैं। लिखने नहीं है, बस वही क्वेश्चन पढ़ने हैं और पन्ने पलटा के देखिए कि आप आंसर ढूँढ पा रहे हैं कि नहीं, तो इससे आपका थोड़ा माइंड भी ओपन होगा कि कैसे ढूँढना है, क्या करना है। तो वो आपको हेल्प आएगा आईबीएस के पेपर में। फिर मैंने यहाँ नीचे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं जैसे एफआर हो गया, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, लॉ और एससीपीएम। मैंने हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं यहाँ पे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने निकाले हैं वो मैंने पास्ट पेपर के बेसिस पे ही निकाले हैं। तो आप जैसे आप ग्रुप 2 दे रहे हैं तो आपको एफआर और ऑडिट के एटलीस्ट इतने तो करने ही चाहिए और एएफएम के मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सारे ही करके जाइए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हुआ तो एटलीस्ट इतना कर लीजिएगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि एएफएम के सारे कर लीजिएगा। और जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट हैं उनको भी मैं यही बोलूँगा कि एएफएम तो आपको सब करना ही है। आपने तो सब रिसेंट में ही पढ़ा होगा लेकिन आईबीएस से पहले आपको एक बार थोड़ा देख-देख के जाना है कि एफआर और ऑडिट में एटलीस्ट इतना कर लूँ और एएफएम पूरा कर लूँ, प्लस डीटी, आईडीटी भी थोड़ा बहुत कर लूँ और लॉ और एससीपीएम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आपको इतना तो करना ही होगा और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी टॉपिक्स भी कीजिएगा, जिससे आपको आईबीएस में हेल्पफुल होगा। दोस्तों अब हम बात करें कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चन वाले पेजेज़ उसको फ़ोल्ड कर लेने हैं, क्योंकि आईबीएस का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो थोड़ा हेवी रहता है, उसमें बहुत सारे पेजेज़ होते हैं। तो आपको ढूँढने में बहुत मुश्किल जाएगा, लाइक आपने केस स्टडी 1 खोला, आप पन्ने पलट रहे हो, क्वेश्चन ढूँढ रहे हो। अब वो एग्ज़ाम स्टार्टिंग के 15 मिनट में कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो 4 घंटे में आपको लिखना भी है, ढूँढना भी है और आप उस बीच में पन्ने पलटने में टाइम वेस्ट करोगे तो दैट्स नॉट गुड। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आपको उसका क्वेश्चन वाला पार्ट पेज को फ़ोल्ड कर देना है, ताकि आप जैसे ही पेज पलटो तो डायरेक्ट आपका वो वाला पेज खुले। दूसरा आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव वाली पार्ट को पढ़ के आप आइडेंटिफ़ाई कीजिए कौन से 4 केस स्टडी आप अटेम्प्ट करने वाले हैं और कौन सा आप छोड़ने वाले हैं। एमसीक्यू के बेस में जज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एमसीक्यू बहुत टेक्निकल आ रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव के बेस पे डिसाइड कर पाओगे। अब हो सकता है कि आपने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा लेकिन उसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा हो तो आप केस स्टडी स्विच कर लेना बाद में, लेकिन आपको जो पहले 4 आइडेंटिफ़ाई करने हैं वो डिस्क्रिप्टिव के बेसिस में ही करने पड़ेंगे। तो जब आप पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको एमसीक्यू पहले सॉल्व करना है, फिर डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करना है। क्योंकि एमसीक्यू ऐसा है दोस्तों कि या तो आपको 2 मार्क देगा या 0 देगा। तो आपको एमसीक्यू तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वही मार्क देगा। देखो डिस्क्रिप्टिव में ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत लिखा लेकिन 5 में से 2 मार्क 3 मार्क मिले। लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यू में आपको 2 से 2 मिलेगा या 0 मिलेगा। तो इसलिए पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर डिस्क्रिप्टिव करना है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई आपको एमसीक्यू ना मिले हो तो आप अटक जाओ। आपको एमसीक्यू में अटकना नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस एमसीक्यू को छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ और लास्ट में अगर टाइम बच जाए,
तो आपको वो एमसीक्यू वापस उठाना है और ढूँढना है। देखिए आपको ढूँढने में टाइम जाएगा, तो ऐसा नहीं करना कि एक एमसीक्यू ढूँढ लेता हूँ, अगले मैं एडजस्ट कर लूँगा, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। फिर आता है बात चीट शीट की। चीट शीट क्या है दोस्तों, देखो, आपका 5 केस स्टडी रहेगा, उसमें इतने सारे पेजेस, इतने सारे बुक्स रहेंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज में, बहुत दिक्कत जाएगा। दोस्तों एक ये है चीट शीट, जो मैं एग्ज़ाम में लेके गया था और मुझे बहुत काम आया था ये। मैं क्या करता था, मुझे जो भी आंसर मिल रहा था वो मैंने यहाँ पे लिख देता था, एमसीक्यू का, डिस्क्रिप्टिव का, कौन से बुक में, कौन से पेज नंबर में, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। इससे आपको एक ही पेज में पूरा आपको क्वेश्चन्स का समरी मिल जाता था। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको पहले कौन सा केस स्टडी अटेम्प्ट करना है, फिर कौन सा केस स्टडी अटेम्प्ट करना है, कौन सा केस स्टडी छोड़ना है, इसका आंसर कौन से पेज में, आपको सब मिल जाएगा। तो ये आपको लेके जाना है। इसका आप 2 प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना। एक आप जब जब आप मॉक सॉल्व करेंगे तब, और एक जब आप मेन एग्ज़ाम देंगे। हो सकता है कि आपके 50 से 55 मिनट में जो आपका टारगेट टाइम होगा, उसमें आपका एक केस स्टडी सॉल्व ना हो। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है 5 से 10 मिनट और लगने वाला है तो वहीं कर लेना सॉल्व, लेकिन आपको लगता है नहीं 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, काफ़ी टाइम जाएगा, तो उस केस स्टडी को छोड़ के आगे बढ़ जाना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक केस स्टडी बहुत टाइम खा रहा है तो हो सकता है कोई केस स्टडी आपका कम टाइम खाए, फिर बाद में आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिले वो कंपनसेट हो जाए। लेकिन लेंथी वाले केस स्टडी में इतना टाइम मत वेस्ट कर देना कि जो आगे छोटा है और ईज़ी केस स्टडी है उसमें चले जाए। इससे अच्छा आप पहले 50 से 55 मिनट का टाइम लेके हर केस स्टडी को सॉल्व करना, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो पार्ट छूट गया उसको कवर करना। और जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर आप डिस्क्रिप्टिव पे जाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू आपको 2 से 2 देगा डायरेक्ट, लेकिन डिस्क्रिप्टिव 5 से 2, 5 से 1 कुछ भी दे सकता है, डिस्क्रिप्टिव का कुछ नहीं है ऐसा। तो आपको एमसीक्यू पे फोकस करना है, लेकिन कोई अगर एमसीक्यू आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको आगे बढ़ जाना है। और देखो, कुछ केस स्टडी 2 टाइप के आते हैं, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। नाम भले ही आईबीएस का इंटीग्रेटेड है, लेकिन इसमें कुछ-कुछ नॉन इंटीग्रेटेड भी आते हैं। जनवरी में टफ इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें मैक्सिमम इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ आए थे। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? लाइक सारे पैराग्राफ्स एक दूसरे से थोड़े बहुत रिलेटेड होते हैं और क्वेश्चन आता है, फिर वो कौन से पैराग्राफ से रिलेटेड है वो समझने में, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत जाती है। कभी-कभार वो 2-3 पैराग्राफ से भी रिलेटेड हो सकता है एक ही क्वेश्चन। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है? हर पैराग्राफ अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं और जो क्वेश्चन आता है वो पर्टिकुलर पैराग्राफ से रिलेटेड आता है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने में ईज़ी होता है कि कौन से पैराग्राफ से पूछ रहा है। तो कोशिश यही करिएगा कि सबसे पहले आप नॉन इंटीग्रेटेड को टैकल करें, फिर अगर नॉन इंटीग्रेटेड सारे हो जाएँ, उसके बाद आप इंटीग्रेटेड में जाइएगा। दोस्तों यही है आईबीएस से रिलेटेड, जितना भी मैंने रिसर्च किया था उसके बेसिस में मैंने ये वीडियो बनाया। हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बट ये आपको ज़रूर फ्रूटफुल रहेगी और ज़रूर आपकी वैल्यू एडिशन करेगी। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहीं पे मैं ये वाली पीडीएफ और ये चीट शीट, ये दोनों अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। टाटा।